हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। जो हम लोग का डेली टारगेट का सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग हिस्ट्री और साइंस कंप्लीट कर चुके हैं। डेली टारगेट में हम लोग हिस्ट्री और साइंस कंप्लीट कर चुके हैं। और ये आपको एक टेस्ट पेपर दिख रहा होगा, ये कोचिंग का है। बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला बीसीडब्ल्यू का है टेस्ट पेपर। कल इनका ओपन टेस्ट था, आप लोग को देना चाहिए था और बहुत सारे लोग दिए भी होंगे। जो दिए हैं उनके लिए तो ये ज़्यादा तार्किक नहीं है। देखें जो आप लोग दे दिए हैं अगर टेस्ट सीरीज, और वैसे बच्चे जिनकी प्रिपरेशन पूरी हो गई है, वो फुल लेंथ टेस्ट देने में कंफर्टेबल हैं। वो भी उनके टेलीग्राम चैनल पे फुल लेंथ टेस्ट दिया हुआ है। वो ये टेस्ट उनके टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप पूरे फुल लेंथ टेस्ट अच्छे से दीजिए, 2 घंटे समय बांध कर टेस्ट दीजिए। वहाँ सॉल्यूशन भी दिया हुआ, आप उस सॉल्यूशन से अपने आप को मिला लीजिए। तो ये टेस्ट पेपर में अभी हम क्या करने वाले हैं इस टेस्ट पेपर का, तो अभी हम उन बच्चों के लिए है जो डेली टारगेट या जिनका सिर्फ साइंस कंप्लीट हुआ है या साइंस के क्वेश्चंस करना चाहते हैं। ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस है, ये टेस्ट नहीं हो पाएगा। इसका टेस्ट तो उन बच्चों को देना, सब बच्चों को देना चाहिए। और 2 घंटे का टाइमर लगाकर, स्टॉप वॉच से टाइमर लगाकर 2 घंटे बैठकर टेस्ट पेपर देना चाहिए। टेस्ट उसे कहते हैं, एक एक क्वेश्चन जैसे मैं भी बोलूँगा और उसका आंसर तुरंत बता दूंगा, तो दैट इज़ नॉट ए टेस्ट। समझ रहे हैं ना? वो टेस्ट नहीं है। टेस्ट वो है कि आप 2 घंटे बैठें और प्रॉपर A to Z 1 से 150 क्वेश्चन तक अंतिम से शुरू से अंत तक जाएं और एक एक क्वेश्चंस को देखें और फिर एनालाइज करें कि कहाँ कितना गलत है। अभी सिर्फ उन बच्चों के लिए ये प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है। तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए जिनको लगता है, और जिनको लगता है कि आपको टेस्ट देने की ज़रूरत है उनके टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ टेस्ट पेपर रखा हुआ है, टेस्ट पेपर डाला हुआ है मतलब, और वहाँ से डाउनलोड कीजिए और टेस्ट दीजिए। प्रिंट करना प्रिंट से, डिजिटल में जैसे देना दीजिए। चलिए, ज़रूरी है टेस्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। आपको समझ में आएगा कि कैसे करना चाहिए, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या कितने लोग दे रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं। समझ रहे हैं ना? यही टेस्ट प्रैक्टिस कराता है। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। इसमें क्या, मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ दूंगा, हिंदी में भी क्वेश्चन है नेक्स्ट पेज में, और उसको आप लोग देख लीजिएगा। जिनको हिंदी में देखना है, जिनको इंग्लिश में देखना है वो इंग्लिश में देख लीजिएगा। चलिए, इंग्लिश वाला मैं पढ़ूंगा, हिंदी वाला 2-3 मिनट के लिए मैं वहाँ पर दिखा दूंगा, हिंदी वाला भी दिखा दूंगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन caused increased blood clotting time। बताइए आप लोगों को। बता देता हूँ आंसर। तो इसका आंसर है विटामिन के। इसमें अधिकतर लोगों का सही हुआ होगा जहां तक मुझे लगता है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, द इंपॉर्टेंट ब्लड सेल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड लिम्फोसाइट्स ऑरिजिनेट्स फ्रॉम। कहाँ से ऑरिजिनेट होता है? द इंपॉर्टेंट ब्लड सेल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड लिम्फोसाइट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम। बताइए क्या है, टिक कर लीजिए। चलिए, आप लोग टिक मार लिए होंगे। स्प्लीन तो कोई नहीं मारे है ना? स्प्लीन तो नहीं मारे हैं। ये बोन मैरो से होता है। देखिए, इसमें क्या है कि ये सब WBC है, ये और ये WBC का पार्ट है। और तो स्प्लीन को क्या कहते हैं? स्प्लीन को ग्रेव ऑफ RBC कहते हैं। तो ये बोन मैरो। तो और देखिए, और जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, तो जैसे आपको पता होना चाहिए कि विटामिन ई किस कारण से, विटामिन विटामिन ई के कारण से कौन सी बीमारी होती है, सी के कारण, B1 से लेकर B12 तक कौन कौन से कारण, सारे आपको बीमारी, ये डिजीजेज एंड विटामिन, ये पढ़ लीजिएगा। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन से क्या होता है, विटामिन का क्या साइंटिफिक नेम्स हैं, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों को पता भी होगा जनरली।
इसका हम सोचें बेटा, अब जो जो हम लोग करते जा रहे हैं उसको हम लोग एक बार घटना चक्र भी देख लेंगे उसका। चलिए, तीसरा, टिक्का डिजीज। टिक्का डिजीज इन प्लांट, पहले तो यही पूछा सकता है टिक्का डिजीज कहाँ होता है, तो इन प्लांट इज कॉज्ड बाय, किससे होता है प्लांट कॉज्ड बाय, बताइए। पौधों में टिक्का डिजीज किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है, कवक के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है, कीट के कारण होता है, बताइए। चलिए, आप लोग लिख लिए होंगे, टिक मार दिए होंगे। इसका आंसर है फंजाई। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, ये पूछ रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो पहला है कंट्रोल्स। कंट्रोल्स क्या करता है? ओनली द एग्जिट मटेरियल्स फ्रॉम सेल्स, मतलब जो एग्जिट करता है, निकलने वाला है पदार्थ, उसको उसको नियंत्रित करता है। तो कोशिकाओं से केवल पदार्थों को के बाहर निकलने को नियंत्रित करता है। यहाँ एग्जिट, ओनली एग्जिट है, यहाँ पर एंट्री है। एग्जिट है, एंट्री है, यहाँ बोथ है। अब बताइए क्या करता है सेल मेम्ब्रेन काम, लगाइए। चलिए, आप लोग लगा दिए हैं और इसका आंसर सी है। आप लोग कंफ्यूज इससे ना हो जाए, इसका आंसर सी है। चलिए, गोल्गी बॉडीज इन प्लांट्स आर मोर इन नंबर्स एंड नॉन एज। गोल्गी बॉडीज इन प्लांट्स आर मोर इन नंबर्स एंड नॉन एज, क्या इसको कहते हैं? टोनोप्लास्ट, डाइक्टोसोम्स, सेंट्रोसोम और ग्रेना। पौधों में गोल्गी काय की संख्या अधिक होती है और इसे निम्न रूप से जाना जाता है: टोनोप्लास्ट, डिक्टियोसोम्स, सेंट्रोसोम्स, ग्रेना। बताइए क्या है? मार लिए होंगे। देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग हो सकता है गलत किए होंगे, लेकिन पीछे 4 क्वेश्चन आप लोग अधिकतर लोगों का सही हुआ होगा। अगर पीछे चार में से अगर कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो एक बार ध्यान दीजिए, उस चैप्टर को पढ़िए, क्योंकि इजी था ये मैं मान सकता हूँ अगर गलत हुआ तो, कि ये गलत हो सकता था। मैं बता दूंगा कि कौन सा गलत हो सकता है, लेकिन पिछला 4 आपका गलत नहीं होना चाहिए था। तो इसका डिक्टियोसोम्स है। चलिए, पटाव सिंड्रोम इज डेवलप्ड बाय, पटाव कौन सा बीमारी? पटाव सिंड्रोम। पटाव सिंड्रोम इज डेवलप्ड बाय, कैसे होता है? तो डिलीशन ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोजोम 13, डिलीशन ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोजोम 13, इसी तरह एडिशन ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम 14, फिर इसी तरह एक में डिलीशन, एक में एडिशन। बताइए कौन सा है इसका आंसर? 13 में डिलीट होगा कि 14 में डिलीट होगा? एडिशन 14 में होगा कि 14 डिलीट 14 में होगा? बताइए क्या होगा? इसके लिए बताइए क्या है, सोचिए। ये भी हमको लगता है लोग गलत करेंगे, लेकिन कुछ लोग ये लिखा हुआ है, ये लुसेंट में भी है, हर जगह दिख जाएगा अगर आप अच्छे से देखे हैं तो। ये बीमारी एक जगह दिया हुआ है, वहाँ पर ये दिख जाता है। तो इसका आंसर डी है, एडिशन ऑफ ऑटोसोमल क्रोमोसोम, एक एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। चलिए, 7th नंबर तो सही होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? अब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ट्रू पूछ रहा है, ये सभी जरूर ध्यान दीजिए कि ट्रू पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है, जरूर देखा कीजिए। चलिए, तो पहला स्टेटमेंट है फोटोसिंथेसिस अकर्स इन ए प्लांट्स विथ ग्रीन, रेड एंड पर्पल लीव्स, ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. It is a process that converts chemical energy into light energy. Photosynthesis primarily occur in the mitochondria and cisterns. बताइए क्या होगा?
बताइए क्या होगा, आप लोग क्या लगता है कौन सा आंसर है इसका? इसका आंसर ए है। जिन्होंने ए किया है वो सही किए हैं, और जो ए नहीं किए हैं वो गलत किए हैं। समझ गया ना? इसमें आप एक इक्वेशन हमेशा याद रखिए, जिससे आपको ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। 6CO2 क्या CO2 प्लस H2O, और यहाँ से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है 6C6H12O6, और O2 जाता है, निकलता है। तो क्या रिलीज हुआ? O2 रिलीज हुआ। तो O2 रिलीज नहीं, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहा था रिलीज हुआ, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। बोल रहा इट इज ए प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। नहीं, लाइट एनर्जी केमिकल्स एनर्जी में चेंज होता है। कौन सा? लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होता है। चलिए, ये तो बहुत बीपीएससी का बहुत एकदम क्या कहते हैं, बहुत ही बीपीएससी भी इससे बहुत हमेशा क्वेश्चन उठाता रहता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन ए ह्यूमन बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन? ह्यूमन ब्रेन से बहुत क्वेश्चन वो पूछता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा, उसके बाद क्या है? हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम, कॉर्पस कैलोसम। अब बताइए क्या है? और ये अगर आपका गलत ये हो रहा है तो आप एक बार ब्रेन को जरूर पढ़ लीजिएगा। बहुत छोटा है, 10-20 मिनट में ये पूरे चारों के फंक्शन याद कर लीजिए, तो उससे आप समझ जाइएगा। चलिए, इसका है हाइपोथैलेमस। बाकी आपको सारों का काम याद होना चाहिए। चलिए, तो इस तरह से हम लोग, चलिए 9th आप लोग भी पढ़िए जल्दी जल्दी। क्या है? फ्रेटोफाइट। फ्रेटोफाइट आर द प्लांट्स अडेप्टेड टू। कहाँ ये होता है? फ्रेटोफाइट्स आर प्लांट्स अडेप्टेड टू। फ्रेटोफाइट्स वे प्लांट है जो अनुकूलित है कहाँ? नम छायादार स्थान के प्रति, चट्टानी वातावरण के प्रति, शुष्क वातावरण के प्रति, सक्रिय ज्वालामुखी के प्रति। मॉइस्ट प्लेसेस, शेडेड प्लेसेस, रॉकी इन्वायरमेंट, एराइड इन्वायरमेंट, और एक्टिव वॉल्केनिक लावा। बताइए इसका क्या आंसर मारे आप लोग? ये इसका हो जाएगा एराइड। और रॉकी वाले को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे लिथोफाइट। आप लोग एक बार सब जो ऑप्शन में उसको भी देख लीजिए, क्या पता कुछ भी पूछ दे। चलिए, नेक्स्ट करंट अफेयर टाइप का है। रिसेंटली, क्योंकि रिसेंटली भी एक वर्ड है तो ये भी समझिए कि करंट अफेयर है। अगर आप लोग करंट अफेयर में देखे होंगे तो ये बेबी विथ 3 पेरेंट्स हैज बीन बॉर्न इन यूके, द टेक्निक एंड प्रोसीजर अप्लाइड इज। इसको क्या कहते हैं? CFDNA, मॉलिकुलर मोटर, माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट, या कुछ भी नहीं? बताइए। और इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट। चलिए 11, द पेशेंट्स एब्डोमेन अलाइनमेंट कैनाल कैन बी एग्जामिन्ड बाय एक्सरे आफ्टर एडमिनिस्टरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल सॉल्ट्स इन द पेशेंट्स मील। क्या डाला जाता है? रोगी के भोजन में निम्नलिखित में से कौन सा धातु लवण देने के बाद रोगी के पेट आहार नालिका की एक्सरे के द्वारा जांच की जाती है? बेरियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, स्ट्रोंशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब बताइए क्या है? क्या इसका आंसर है बेरियम सल्फेट। कोई नहीं, अगर ये क्वेश्चन गलत हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन आप लोगों को गलत नहीं होना चाहिए। इसको मिलाना है ब्यूटरिक एसिड, एस्टेरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, टार्टरिक एसिड। इधर है रैंसिड बटर, बूट सोरेल, फैट्स एंड ग्रैप्स। एक को ही मिला दीजिएगा, 1 मिला दीजिएगा तो आपका हो जाएगा, क्योंकि सब में अलग अलग है ABCD। अगर आप मिला दिए, सिर्फ 1 आपको आना चाहिए था, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और 1 मुझे लगता है कि आसान है, 1 आप लोगों को मिला देना चाहिए।
वन मिलता है इसी से, रैनसिड बटर से, और इसका आंसर हो जाता है ये आप, क्योंकि टार्टरिक एसिड भी लोगों को पता होता है ग्रेप्स से, लेकिन 2 ऑप्शन आ जाता है इसलिए नहीं हो पाता। चलिए 13 क्वेश्चन पढ़िए। कैल्सिनेशन, इसको हिंदी में कहते हैं निस्तापन। कैल्सिनेशन इज ए प्रोसेस इन विच ओर इज हीटेड इन द absence of air to expel water from hydrated oxide or carbon dioxide from the carbonate at a room temperature। फिर दूसरा है रोस्टिंग, भंजन, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऐश को आमतौर पर हवा की उपस्थिति में गलनांक के नीचे रखा जाता है। और तीसरा है रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ओर विद द कार्बन एट हाई टेम्परेचर इज नॉन एज स्मेल्टिंग। बताइए क्या है? इसका आंसर हो, तीनों सही है, ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर ट्रू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14th। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट पेंट। निम्नलिखित में से कौन सा घटक पेंट बनाने में प्रयुक्त नहीं होता? तारपीन का तेल एकदम होता, थिनर तो होता ही है। पॉलीहाइड्रोक्सीफिनॉल, एंटी स्किनिंग एजेंट, थायोरिया, एक्सेलरेटर, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, पिगमेंट्स। बताइए क्या नहीं होता? इसका आंसर है सी, थायोरिया, एक्सेलरेटर। ये भी गलत हुआ तो कोई बात नहीं अगर नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पेंट के इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से। यहां से भी देख लीजिएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूछ रहा, किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है? इथेनॉल में, वाटर में, HCl में और अमोनिया में। बताइए, ये आसान है। इसका आंसर है HCl। HCl में नहीं होता है, एग्जिबिट करता है। HCl में एग्जिबिट नहीं करता है हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ गए? चलिए 16 नंबर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पूछ रहा। ये पता है ना क्यों HCl में नहीं करेगा? देख लीजिएगा, क्योंकि Cl में -1, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। चलिए 16th देख लीजिए। इसमें क्लोरीन के कारण नहीं बना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में HCl के साथ। चलिए 16th, रिगार्डिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? द इंटरनल एनर्जी इज आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। The first law is only applicable to isothermal process only. Heat added to the system is always equal to work done by the system. The law is restatement of the principle of conservation of the energy. बताइए क्या है? इसका फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट सही है, जिसके कारण इसका ए नंबर होगा, क्योंकि ये सब सारे प्रोसेस के लिए होता है। और जब हीट करते हैं तो दोनों अलग अलग हो जाता है। जब हीट ऐड करते हैं सिस्टम में तो ऐसा नहीं होता कि हमेशा बराबर ही हो, तो ये होता है। 17th, अल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, जिंक एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कहाँ से होता है? ये तो बहुत आसान है, अगर सिर्फ अल्युमिनियम का मालूम है तो आप बना दीजिएगा। अल्युमिनियम का मालूम था, बना दीजिएगा, आसान था, इजी था। अब पूछ रहा कार्बोनिल ग्रुप कौन सा इसमें है? which of the following organic compounds containing carbonyl group? CH3OH, CH3CO, CH3। अगर बॉन्ड आप लोग को बनाने आता तो भी बना दीजिएगा कि किस में डबल बॉन्ड O बनेगा।
और इसमें तो है ही नहीं, तो पहले तो आप काटने का अगर जानते हैं तो इसमें तो डबल बॉन्ड ओ बनेगा ही नहीं, समझ गया ना। तो देखिए अगर आप लोगों को पता है तो बॉन्ड अगर खींचना आता है तो आप लोग ऐसे ही, तो इसका हुआ नहीं। अब ये दोनों एक ही टाइप का लग रहा है, C2H5OH CH2 CH3CO, मिथनॉल और इथनॉल में भी नहीं है, तो ये एसीटोन इसका आंसर है। कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O बनाना था, जैसे मिथनॉल का अगर आप खींचते हैं तो कैसे खींचते हैं, यही था C2H5OH, ऐसे खींचते हैं तो C डबल बॉन्ड O नहीं बनता। तो यहाँ पर भी C2H5OH में देख लिए, इसी तरह CH3OH में भी देख लीजिएगा। अब जब एसीटोन का देखना होगा तो कैसे बनाइएगा, इसमें C डबल बॉन्ड O बोल रहा बनाने के लिए, तो कैसे बनेगा, तो एक CH3 इधर बना दीजिए, क्योंकि इससे 3 कार्बन लग गया, दिख रहा है, रुकिए हम बना देते हैं। यहाँ पर यहाँ पर तीन हाइड्रोजन है और एक इसके साथ कार्बन और है, और फिर सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर है और डबल बॉन्ड O है, तब इसकी वैलेंसी 4 हो गई, कार्बन की वैलेंसी 4 आपको करना है कार्बन, समझ गया ना। तो इस तरह से एसीटोन इसका आंसर हुआ। चलिए ब्लू बेबी सिंड्रोम बताइए किससे होता है, ये बहुत आसान है, नाइट्रेट। Which of the following types glasses is used for making optical instrument? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए कौन सा ग्लास, अब देखिए इसमें ग्लास इतना सारा, तो अब चारों ग्लास के बारे में पढ़ लीजिएगा। तो इसका आंसर है फ्लिंट ग्लास, फ्लिंट ग्लास। चलिए आगे बढ़े, सारा साइंस का करेंगे। अब बोल रहा है, अब फिजिक्स आ गया, let an electric current of 1.5 ampere flow through an incandescent lamp in a circuit. What is the amount of charge, क्या पूछ रहा है, charge that flow through 10 मिलीसेकेंड, बताइए क्या है इसका। इसमें अगर आपको फॉर्मूला एक ही आता है Q = IT, आप बना दीजिएगा। इसमें I दे रखा है, T दे रखा है, बस चार्ज निकालना है। तो I क्या दे रखा है, 1.5 दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है, 10 × 10⁻³ तो इसी को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, और आंसर इसका A आ जाएगा। चलिए पूछ रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ मास पूछ रहा है, एंगस्ट्रम, डाइन, स्लग और पार्सेक। ये थोड़ा टफ है, इसमें छांट सकते थे लेकिन कितना छांट पाइएगा नहीं पता। एंगस्ट्रम तो पता है कि ये डिस्टेंस का है, डाइन पता है कि ये सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स है, पार्सेक भी डिस्टेंस है, ये एस्ट्रोनॉमी में यूज होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्लग। क्या है आंसर, हो जाएगा स्लग। चलिए इसी तरह ये भी एक न्यूमेरिकल है, इफ फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्केव लेंस इज 2 मीटर देन व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस, आप लोग बना दीजिएगा। अगर फोकल लेंथ दिया हुआ तो पावर निकालना, तो क्या होगा 1/f, और कॉन्केव लेंस है तो इसलिए निगेटिव में आएगा, तो 1/f कीजिएगा तो कितना आ जाएगा -0.5 डायोप्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर, द फंक्शन ऑफ मॉडरेटर, क्या करता है मॉडरेटर बताइए, इंक्रीज द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन, डिक्रीज द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स,
जनरेट न्यूट्रॉन्स। तो इसमें जो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो मॉडरेटर करता है वो सिर्फ डिक्रीज करता है स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन को। अब अगला देखिए, तो एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पूछ रहा है। तो एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पूछ रहा है, क्या होगा? वेबर, टेस्ला, गॉस, एम्पियर, बताइए क्या है? तो इसका आंसर है वेबर। इसका आंसर है वेबर। तो टेस्ला किसका यूनिट है? तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का है, और उसी का ये गॉस उसी का सीजीएस यूनिट है। एम्पियर तो सबको पता ही है। चलिए अब 26 देखिए। अगर देखिए लग रहा होगा आपको टफ है ये क्वेश्चन, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और थोड़ा आप 11th-12th में पढ़े हैं, और उससे पहले भी 9th-10th में तो नहीं, उससे पहले 11th-12th में अगर थोड़ा पढ़े हैं तो ये थोड़ा ऐसा इस तरह का न्यूमेरिकल पूछा गया है जो थोड़ा 11th-12th में पढ़ा जाता है, तब थोड़ा ठीक लगेगा। लेकिन तब भी जैसे ये यूनिट ऑफ मास, फोकल लेंथ पता होना चाहिए था, न्यूक्लियर मॉडरेटर, मैग्नेटिक फ्लक्स यूनिट, तो कुछ क्वेश्चन टफ है बाकी, लेकिन ठीक है। अगर ये सब क्वेश्चन आप करने लायक बन जाते हैं तो एग्जाम और कितना टफ होगा, इससे ज़्यादा साइंस में टफ नहीं जा सकता है कोई भी। अब जैसे पूछ रहा है एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड आर एक्सेलरेटेड थ्रू ए potential difference of 1000 volt. Which one of the following statement is correct regarding this? बताइए क्या है? The kinetic energy both the particles will be different. The speed of electron will be higher than that of proton. Or the speed of proton will be higher than that of electron. Or the speed of electron and proton will be equal. बताइए क्या होगा? तो देखिए इसमें क्या है, इसमें एक फॉर्मूला है, सब में फॉर्मूला है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ईवी, वोल्ट पता है, ये भी पता है, चार्ज। अब काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² होता है, ईवी इधर सेम है, तो v² इक्वल टू 2ev/m। एक में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक में मास ऑफ प्रोटॉन डाल दीजिए। अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है और मास ऑफ प्रोटॉन पता है तो पता चल जाएगा। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होता है किससे? मास ऑफ प्रोटॉन से। तो ये अगर कम है तो ये ज़्यादा होगा, तो भी ज़्यादा होगा, तो मतलब स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी हाइयर देन दैट ऑफ प्रोटॉन। मास अगर कम है तो भी ज़्यादा होगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए देखिए, अगर आपको टफ लग रहा है तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। 27 ये भी उसी तरह का। द कंडक्टिंग लूप इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप चेंजेस विद द टाइम अकॉर्डिंग टू लेंजेज लॉ। यहाँ एकदम स्पेसिफिक पूछ दिया लेंजेज लॉ। अगर आपको नहीं, छोड़ दीजिए इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं कर लग रहा टफ है, इसी तरह ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसको भी छोड़ दीजिए। अब लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देख लिए, 29 नंबर पूछ रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन यूटिलाइजेज द प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? कौन सा होता है? ए रेफ्रिजरेटर कूलिंग फूड सिस्टम, ए कार एक्सेलरेटिंग ऑन हाईवे, सी है एन इलेक्ट्रिक फैन रोटेटिंग एट ए कांस्टेंट स्पीड, ए लाइट बल्ब इमिटिंग लाइट। बताइए क्या है? खाद्य पदार्थों को ठंडा करने वाला रेफ्रिजरेटर, राजमार्ग पर तेजी से चलती कार, एक स्थिर गति से घूमता हुआ विद्युत पंखा, या प्रकाश उत्सर्जित करने वाला एक प्रकाश बल्ब। बताइए क्या, कौन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसमें होगा? तो इसका आंसर ए है। और 30,
30 क्वेश्चन है, वाई इज प्रेशर कुकर मोर इफिशिएंट एट कुकिंग फूड एट कंपेयर टू एन ओपन पॉट स्टोव। स्टोव पर खुले बर्तन की तुलना में प्रेशर कुकर पर खाना बनाने से अधिक कुशल क्यों होता है? तो देखिए, इट यूजेज लेस हीट एनर्जी, इट रिड्यूसेस कुकिंग टाइम बाय द इंक्रीजिंग प्रेशर, इट रिलीजेज स्टीम कंटिन्यूअसली, इट प्रिवेंट हीट लॉस ड्यू टू द सराउंडिंग। अब बताइए, प्रेशर कुकर है, देखिए ये प्रेशर कुकर है। कुछ लोग कभी कभी क्या करते हैं कि PV इक्वल टू nRT वाला कॉन्सेप्ट लेते हैं, टेम्परेचर का कुछ कॉन्सेप्ट लेते हैं कि खुला रहता है तो उसमें टेम्परेचर इधर उधर जा रहा होता है, इसमें नहीं, प्रेशर कुकर में प्रेशर होता है। तो इसका 30 का बी होगा, इट रिड्यूसेस द कुकिंग टाइम बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। चलिए, साइंस का इसमें 30 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, एक 2 क्वेश्चन छोड़ दिए, 2 क्वेश्चन, बाकी हम लोग 30 क्वेश्चन देख लिए। और आप लोग देखिए, 30 क्वेश्चन देखने में हम लोग 30 मिनट लगाए, समझ रहे हैं ना, 30 क्वेश्चन करने में 30 मिनट लगाए, पूरा पढ़ रहा था हिंदी इंग्लिश, तब जाकर इसमें बहुत क्वेश्चन आप लोग छोड़ भी सकते थे गलत, ज़्यादा समय लगा नहीं, हम लोग बहुत तेज़ी से पढ़े, पहला 4-5 मिनट भी उधर छोड़ दीजिए। तो ये 30 क्वेश्चन करने में आपको 20 मिनट के आसपास लगेगा, 20 मिनट 18 मिनट ऐसा। तो स्पीड यही रखना है एग्जामिनेशन हॉल में भी। अब बस क्या है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जरूरी है। और बताइएगा कि आप लोगों का कितना सही हुआ, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये प्रैक्टिस है, और जिनको भी टेस्ट देना है उनके BCW के टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ डाल दिया गया है ये PDF, इसका आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। चलिए, कल हम लोग और किसी टॉपिक पे आएंगे, हिस्ट्री का कल लेकर आएंगे, कल हिस्ट्री पढ़ेंगे, कल हिस्ट्री का क्वेश्चंस लगाएंगे, और कल देखते हैं कितने नंबर आप लोगों के आते हैं। और जितने नंबर आप लोगों के आए हैं वो आप लोग बताइए कि कितने मार्क्स आप लोगों के आए हैं, इस 30 में कितने सही आप लोग कर पाए हैं। 2 क्वेश्चन छोड़ दिए तो 28 में कितना सही कर पाए हैं। चलिए, थैंक यू। और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, पसंद आया तो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।